के साथ मनराज सक्सेना अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल घुसपैठियों पर सरकार सख्त नजर आ रही है। घुसपैठियों के भूखंड आवंटन अब निरस्त होंगे। पट्टे जारी करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। नगरीय विकास मंत्री खर्रा ने विधानसभा में घोषणा कर दी है। विधानसभा में चित्तौड़गढ़ विधायक ने ये पट्टों का मामला उठाया था। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने फर्जी तरीके से पट्टे हासिल किए। झावर सिंह खर्रा ने सदन को कार्रवाई का विश्वास दिलाया है। रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी, ये साफ तौर पर खर्रा की तरफ से कह दिया गया है। तो घुसपैठियों पर सख्त नजर आ रही है सरकार। अपने दर्शकों को बता दें कि घुसपैठियों के जो भूखंड आवंटन है वो पट्टे निरस्त होंगे। पट्टे जारी करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। साफ तौर पर नगर विकास मंत्री हैं खर्रा, उन्होंने विधानसभा में इस बाबत जानकारी दी, घोषणा दी। दरअसल चित्तौड़गढ़ के विधायक ने पट्टों का मामला उठाया था और बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने जिस तरीके से फर्जी तरीके से पट्टे हासिल किए उसको लेकर आवाज अपनी रखी, बात रखी। इसी पर झावर सिंह खर्रा ने सदन को कार्रवाई का भरोसा दिया है और कहा है कि रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई होगी। हो गए इस मामले में मेरा कहना यह है कि सिर्फ भारत के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को, जो बेघर हैं जिनके पास रहने का स्थान नहीं है, उनको स्थान उपलब्ध करवाने की हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी अवैध तरीके से घुसपैठिए, चाहे वो बांग्लादेशी हों, पाकिस्तानी हों, रोहिंग्या हों, उन्होंने कूटरचित दस्तावेज पेश करके भूखंड आवंटित करवा लिए हैं, तो भूखंड तो आवंटन हो गया होगा, वह निरस्त हो गया होगा, लेकिन कूटरचित दस्तावेज बनाने के मामले में उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई करवाई जाएगी। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर हमला बोला है। बोला कि डोटासरा साफ तौर पर कहते नजर आए कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है, ये दिल्ली की पर्ची से चलने वाली सरकार है। राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। बात सतीश पूनिया की करते हैं। दरअसल सतीश पूनिया आज जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान पर पलटवार किया। कहा कि बीजेपी की सियासत की तकलीफ डोटासरा क्यों करते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सतीश पूनिया ने कई विषयों पर अपनी बात रखी। वहीं सतीश पूनिया ने राम मंदिर पर खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री के संकल्प के मुताबिक देश को 3 बड़ी शक्ति बनाना है, साथ ही विकसित देश की श्रेणी में लाना प्राथमिकता है। जो राजस्थान की जनता के साथ किया उसका दंड तो मिल गया। बीजेपी की सियासत की तकलीफ उनको क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है उनका बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा है। देखिए, राम केवल भारत नहीं समग्र सनातन की आस्था के प्रतीक हैं। और कोई मक्का में पैगंबर को पूजता है, कोई रोम में ईसा मसीह को पूजता है। तो भारत की सनातन धरती पर भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर बनना ये केवल एक प्रतीक नहीं है। जिस वेद उपनिषद और पुराण से वसुधैव कुटुंबकम की उदात्त भावना निकलती है, उसके प्रतीक आराध्य भगवान राम हैं। और ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ है। मुझे लगता है कि केवल देश नहीं, पूरी दुनिया में एक दूसरी दिवाली 22 तारीख को लोगों ने मनाई है। और जयपुर में मंत्री कन्हैयालाल ने बड़ा बयान दिया है। जेजेएम घोटाले पर मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि जेजेएम के घोटालेबाजों को सरकार जेल भेजेगी, किसी भी घोटालेबाज को बख्शा नहीं जाएगा। हंगामा किया इन्होंने, वजह क्या थी? वजह यह थी कि इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर जो पाप किए उन पापों को जब उजागर किया और उनकी जांच जब हमने ईडी के साथ साथ सीबीआई से करने की जो बात कही, उनको लगा कि यार ये कहीं ना कहीं हम हमारे जो साथी है जिन्होंने पाप किया वो पकड़ में आ जाएंगे। इस वजह से आज हंगामा किया। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे सभी सदन के साथियों को मैंने विश्वास दिलाया कि आने वाले महीने भर के अंदर जो भी टास्क फोर्स गठित करके जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेंगे। उसमें चाहे ठेकेदार दोषी हो, अधिकारी दोषी हो या उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और फिर क्या करेंगे? काम जो आज हमारा जल जीवन मिशन जो 33वें स्थान पे चला गया राजस्थान पूरे भारत में, इसको हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी जो महत्वपूर्ण योजना है, इसके समय वैसे तो 2024 मार्च था, बाकी इसको हम कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करके आगे बढ़ाएं और जो भी हमारे पानी से वंचित है उनको घर घर तक पानी पहुंचाने का जो मुख्य काम उसको करें।
आपको बता दें कि जल जीवन मिशन घोटाले में ही पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर रेड पड़ी थी और उसी को लेकर ये बयान देते हुए मंत्री जी सुन रहे थे आप। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात पेपर लीक की करते हैं, चूंकि इस वक्त प्रदेश की सियासत में मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर जमकर बहस हुई और उसके दूसरे दिन ही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सिविल लाइन थाने में 5 फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। 5 के खिलाफ नकल अधिनियम के साथ ही अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसकी जांच अजमेर एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी की तरफ से की जाएगी। ये सभी उन संदिग्ध जिलों से आते हैं जहां से पहले भी फर्जी और डमी अभ्यर्थी सामने आए थे। अब तक करीब 1 दर्जन अभ्यर्थियों को जांच के दौरान पकड़ा गया है। राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। विधानसभा में बहस के बाद दूसरे ही दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग एक्शन में दिखा। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के दौरान 5 लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाए और डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बैठाया। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिविल लाइन थाने में यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस मामले की जाँच अब एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। दरअसल जयपुर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। कल दोनों दिग्गज नेता जयपुर आ रहे हैं। एयरपोर्ट से सीधा जल महल जाएंगे, आमेर किले का भ्रमण भी करेंगे। मोदी और मैक्रों नाहरगढ़ पर भी जा सकते हैं। शीला माता मंदिर में जाकर दर्शन करने का दोनों नेताओं का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ गोविंद देव जी मंदिर में जाकर मां का आशीर्वाद लेंगे। जयपुर के सिटी पैलेस में शानदार स्वागत होगा। दोनों नेताओं का दौरे की तैयारी को लेकर लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल जयपुर आ रहे हैं। दौरे की तैयारी को लेकर लगातार प्रशासन अंतिम रूप देता हुआ तस्वीर आपके सामने। और पीएम मोदी के विजिट वाले स्थानों को अब एसपीजी ने सुरक्षा में ले लिया है, सुरक्षा घेरे में ले लिया है। रिहर्सल कर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर, और जैसा कि ये रूल है कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां पर एसपीजी पहले ही डेरा डाल देती है। एक दिन पहले एसपीजी की टीम पहुंच चुकी है। जहां जहां से प्रधानमंत्री को गुजरना है उन रास्ते पर एसपीजी के सुरक्षा घेरा। प्रशासन तैयारी के अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। जल महल जाएंगे दोनों नेता, क्या कार्यक्रम है ये भी अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। और उत्सव हर्षशिल्प 2024 आयोजित हुआ गया है जोधपुर में। मुख्यमंत्री भजन लाल शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं, उनको सुन लेते हैं। लैंड टू मैन रेशियो अवेलेबल है तो वो पश्चिमी राजस्थान में। दूसरी आवश्यकता होती है एनर्जी, और एनर्जी में क्रूड ऑयल से लेकर के और रिन्यूएबल एनर्जी तक हम राजस्थान को बिजली में सक्षम बनाने वाले, बिजली में आत्मनिर्भर बनाने वाले क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास बहुतायत में बिजली उपलब्ध है। पानी की यदि बात करें, सामान्य रूप से हम ऐसा सोचते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन खेती में जितनी पानी की आवश्यकता होती है उसका 10वां हिस्सा 5वां हिस्सा भी जो है वो उद्योगों के लिए आवश्यकता नहीं होती। हम रिसाइकल रिट्रीट करके पानी को अगर उपयोग करना शुरू करें तो हमारे पास अबंडेंस में पानी उपलब्ध है जिसको हम उद्योगों के लिए काम में ले सकते हैं। चौथी आवश्यकता होती है रॉ मटेरियल। अगर राजस्थान के परिदृश्य में देखो या केवल पश्चिमी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखो, हमारे पास में कोयले से लेकर के कच्चे तेल तक और रेयर अर्थ से लेकर के और सोने चांदी तक सब तरह के आयस का हमारे पास में उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में जब हमारे पास में सभी तरह की अनुकूलताएं और इसके साथ साथ में राजस्थान का बेटा दुनिया में जहां कहीं भी गया है वहां उसने एक उद्यमी के रूप में, एक उद्योजक के रूप में, एक इंडस्ट्रियसनेस की छाप जो है पूरे देश और दुनिया में छोड़ी है। हमारे पास सब तरह की अनुकूलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो है जोधपुर के पड़ोस से होकर के इस पश्चिमी राजस्थान के पास से निकल रहा है, और साथ ही साथ में अमृतसर से कांडला तक का जो एक्सप्रेस वे बना है वो इस पूरे पश्चिमी राजस्थान की छाती के बीच में से होकर के गुजर रहा है। ऐसी परिस्थिति में पश्चिमी राजस्थान में इतनी बड़ी संभावनाएं छुपी हुई है कि हम राजस्थान को देश के इस विकसित होते हुए जो है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकसित होते हुए देश के
ग्रोथ इंजन के रूप में राजस्थान को डेवलप कर सकते हैं। कुछ अनुकूलताओं को आपको पॉलिसी प्लानिंग करके, पॉलिसीज में परिवर्तन करके कुछ अनुकूलताओं को प्रदान करने की आवश्यकता है। राजस्थान के उद्यमियों पर भरोसा करने की आवश्यकता है। अगर हम राजस्थान के उद्यमियों पर भरोसा कर पाते तो हम निश्चित रूप से, जिस तरह से माननीय घनश्याम जी ने अभी कहा कि राजस्थान में उतनी संभावना है कि राजस्थान ग्रोथ इंजन बनकर के इस देश के विकास को पंख लगा सकता है, इस देश के औद्योगिक विकास को पंख लगा सकता है, देश की इकोनॉमी को पंख लगा सकता है। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये डबल इंजन की सरकार इस राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने में निश्चित रूप से कामयाब होगी। मैं आपका पुनः जैसे ही मुख्यमंत्री का संबोधन शुरू होगा आपको सीधे जोधपुर ले चलेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए टोंक का रुख करते हैं, जहां पर अमरीश मीणा हत्याकांड मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कोशिश जारी है। एसपी ने 25,000 रुपए इनाम घोषणा कर दी है और साथ ही मामले में परिजनों का 2 दिन से धरना भी चल रहा है। मेहंदास थाने के बाहर 2 दिन से मृतक का परिवार धरने पर बैठा हुआ है। उनकी मांग यही कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब पुलिस ने आरोपियों पर इनाम भी घोषित कर दिया है। और इसी खबर के साथ की तैयारी करने पर कोटा पहुंचे मोहम्मद जैन, ये पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जोधपुर लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम का अनुभव मिलता था, काम से वो अपनी पहचान बनाते थे और देश के अंदर आंतरिक जो हमारे किसी भी तरह का सामान होता था, दिनचर्या में आने वाले सामान होते थे, उनको वो लोग बनाते थे। बीच में आजादी के बाद ऐसा समय आया कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योग खोलने का काम किया। वो बड़े बड़े उद्योग कुछ पूंजीपतियों तक सीमित कर रह गए और हमारे छोटे उद्योग थे, धीरे धीरे वो समापन की ओर चले गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लघु उद्योग भारती को कि उन्होंने राजस्थान में ही नहीं पूरे देश के अंदर इस लघु उद्योग के माध्यम से हमारे वे छोटे मझोले जो कारीगर थे, जो आए दिन अपनी हर दृष्टि से वो अपने उद्योग के माध्यम से आगे आ सकते थे, उनको आगे लाने का काम किया। मैं लघु उद्योग भारती को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, निश्चित रूप से हमारे पास इसका एक प्रोफॉर्मा आया है। पहले भी हमारी केंद्र सरकार ने इसकी ओर काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आप मन की बात के अंदर सुनते होंगे माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हर एक ऐसा उद्योग जो गांव में विकसित हो रहा है, चाहे वो हस्तशिल्प का हो, चाहे वो क्राफ्ट का हो, चाहे वो कपड़े बनाने का हो, चाहे वो जूते बनाने का हो, चाहे वो हमारे सुनार भाइयों का हो, चाहे हमारे इस तरह के समाज में लगातार जो काम करने वाले भाई हैं, हमारे सुथार हो, लोहार हो, किसी भी तरह का वो काम करने वाले थे, उन भाइयों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनकी वो कला को आगे प्रदर्शित करने का काम किया है। मैं आपको इस मौके पर इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, आपके द्वारा राजस्थान के अंदर इतना बड़ा बहुमत आपने दिया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, आपके इस लघु उद्योग को हमारी सरकार, जहां आपको इसका सहयोग लेने की आवश्यकता है, पूर्ण रूप से सहयोग करने वाली है। जहां आपकी समस्या आएंगी उनका समाधान भी होगा। ऐसे क्षेत्र भी चिन्हित किया जाएंगे जहां हम लघु उद्योग
माध्यम से, लघु उद्योग के माध्यम से, हमारे उद्योग के माध्यम से, हमारे उद्योग के माध्यम से, उद्योग मंत्रालय के माध्यम से हम आपके काम में किस तरह से सहयोगी बन सकते हैं, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो ऊर्जा का मामला हो। ऊर्जा के क्षेत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछली सरकार ने सबसे ज्यादा अगर हमारी स्थिति खराब की है तो ऊर्जा के अंदर की है। 90,000 करोड़ रुपए का घाटा उस सरकार ने हमें दिया, लेकिन हमने जिस दिन ऊर्जा विभाग की मीटिंग ली थी, 4.5-5 घंटे वो मीटिंग रिव्यू हमारी चली। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं आगे आने वाले समय में जो माननीय हमारे मंत्री गजेंद्र जी ने कहा है, हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना के रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। हमने देखा कि कोयले की रैक आती थी, 30 रैक प्रतिदिन आना था, लेकिन ठीक प्रकार से उसका समायोजन नहीं हो सका। हमको 15 और 16 रैक आनी थी। 40% कोयला हमें महंगा लेना पड़ता था, इसलिए हमारा घाटा बढ़ा। घाटा बढ़ाने का काम पिछली सरकार ने इतना बड़ा किया है, लेकिन फिर भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में आपको पूरी बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। यही नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार ने जिस तरह से, जहां भी आपने देखा होगा, जंगल राज की स्थिति पैदा कर दी, घोटाले पर घोटाले हो रहे थे। ये हमारा शांत प्रदेश है, शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, लेकिन आपने देखा होगा कहीं भूमाफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं गैंगवार, अशांति का क्षेत्र उन्होंने बना के रख दिया। युवाओं के साथ धोखा देने का काम यहां की सरकार ने किया। 19 पेपर हुए, 17 पेपर लीक करने का काम किया। उस पिता और पुत्र के बीच में भी दूरी पैदा करने का काम किया। पिता पता नहीं कहां से किस किस से पैसे लेकर के आया, बेटे को शहर में कमरा भी दिलाया, मकान दिलाया और उसको पढ़ाने का काम किया, कोचिंग संस्थाओं में उसका एडमिशन दिलाने का काम किया। पिता को विश्वास था कि मेरे बेटे ने कहा तो निश्चित रूप से पढ़ाई करेगा और आगे आने वाली परीक्षा में नंबर लाएगा, और बेटे ने भी पिताजी को विश्वास दिला दिया कि पिताजी आपने मेरे ऊपर पैसा खर्च किया है, मैं अगली परीक्षा में नंबर लेकर के आऊंगा। लेकिन जैसे ही परीक्षा होती थी, पेपर आउट हो जाता था और वो दुखी मन से मनी मन रोता था। पिता सोचता था कि मेरे बेटे ने मेहनत नहीं की, पुत्र ने मेहनत नहीं की। पुत्र सोचता था कि मैंने तो खूब मेहनत की, लेकिन इस पेपर के लुटेरों ने मेरी मेहनत को कहीं काम में नहीं आने दिया और फिर मेरा परीक्षा में नंबर हो गया। हमने उन युवाओं की तड़पन को देखा है और हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एसआईटी का गठन करेंगे और ऐसे लोगों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हमने हमारी सरकार आते ही एसआईटी का भी गठन किया, उन पेपर लीकों के उनको गिरफ्तार करने का भी काम किया है और बड़े बड़े हैं अभी वो भी आने वाले हैं, क्योंकि हमने सीबीआई का रास्ता भी साफ कर दिया है। हम बताना चाहते हैं सीबीआई से वो लोग डरते हैं जिनके मन में डर होता है। हमने सीबीआई की जो उन्होंने रोक लगाई थी उसे भी खोलने का काम किया। मैं आपसे इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी सरकार है और इस सरकार ने जो भी आपके बीच में वादे किए हैं, हम एक एक वादे को पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमारी सरकार को 15 दिन नहीं हुए, हमने निर्णय किया कि हमने वादा किया है कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 जनवरी से 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमने राजस्थान की धरती पर किया।
मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके जो ये प्रयास है लघु उद्योग भारत के नाम से, जो आप एक लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हमारा लघु उद्योग